Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube platform. This is your mentor आरजू कक्कड़ और इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट इज़ ऑफ 2 मई। तो क्या कुछ है वो देखते हैं और साथ ही साथ लेट मी टेल यू कि ये जो आर्टिकल्स आज हम कवर करते हैं या डेली जो हम कवर कर रहे हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हैं। सो मेक श्योर आप अपना मेंस का जो फॉर्डर है जिसको हम मेंस एनरिच कंटेंट बोलते हैं वो आप साथ साथ अगर आप अपने क्रिस्प नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हो, क्योंकि अगर आप डेली आंसर्स लिख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये चीज़ें आपके आंसर राइटिंग में आपके आंसर्स की वैल्यू को एनहांस कर रहे हैं, राइट। सो वो तभी आएगा जब आप डेली आंसर लिख रहे हो। सो मेक श्योर आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक आंसर डेली का ज़रूर लिखा करो, ठीक है। तो आज के सेशन में जो हमें कवर करना है वो एक लिस्ट ऑफ टॉपिक है जो आप देख पा रहे हो। पहला है मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। अभी हम यहाँ पर जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हैं, इसको हम क्रॉप सेक्शन से जीएस पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हैं, ज्योग्राफी, जहाँ पर हम मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसी क्रॉप्स होती हैं, क्या टेम्परेचर चाहिए रहता है, राइट। सो जीएस पेपर 1 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। कौन से टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, मिलेट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, सो एवरीथिंग इन डिटेल, कौन सी सॉयल चाहिए रहती है, ये सब कुछ, ठीक है। फिर येलो फीवर जीएस पेपर 3 से आप लिंक कर सकते हो, जिसको अगर आपने जॉन्डिस सुना हो सो वही, और ये येलो फीवर के बारे में पढ़ेंगे, क्यों न्यूज़ में है वो भी जानेंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। युवा टूरिज्म क्लब, टूरिज्म पोटेंशियल जो है उसको लेकर यहाँ पर ये जो टूरिज्म क्लब बनाए जा रहे हैं, सो जिनको घूमने का शौक है ना तो ये उन्हीं से लिंक होता है। सो काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है, तो आप इसको पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो। इको सेंसिटिव जोन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ ऑलरेडी जो जजमेंट्स थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए क्या बात करी है विद रिस्पेक्ट टू इको सेंसिटिव जोन्स। आपके स्टैटिक के इको सेंसिटिव जोन से काफ़ी लिंक होता है ये टॉपिक एनवायरनमेंट सेक्शन के, तो जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। ये हम कवर कर ही चुके हैं बेसिकली मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर। गैंगटिक डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे पेपर 3 डायरेक्टली स्पीशीज इन न्यूज़ जो है, तो यहाँ से आपके प्रीलिम से भी सवाल बन सकता है, राइट। फिर उसके बाद एक बेसिकली एक और आर्टिकल है दैट इज लिंकेज बिटवीन स्ट्रीट डॉग अटैक्स एंड पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पेपर 2 और पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। तो अगर आपको याद हो तो हम ऑलरेडी स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड जो गाइडलाइंस आई हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, कैसे म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशंस हैं, जो बॉडीज़ हैं, उनको ये इंश्योर करना चाहिए, ABC प्रोग्राम अगर आपको याद हो तो हमने किया था, राइट। तो जैसे जैसे देखो स्ट्रीट डॉग्स हम बाइट सुनते हैं रेबीज़ के बारे में, तो वो जो नंबर बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो पुअर है, काफ़ी अच्छे से उसका एक इंटरलिंकेज जो है वो बताया था। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से अपने मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इनका लिंकेज क्या है वो भी देखेंगे, वे फॉरवर्ड क्या बन सकता है वो भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि कैसे हमें इस सेशन के अंदर हम बढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला तो आर्टिकल है रिगार्डिंग आपके इको सेंसिटिव जोन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नेशनल पार्क्स, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, उनके आसपास 1 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन जो है वो होना चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मॉडिफाइड इट्स 2022 ऑर्डर। अगर आप देखो 3 जून 2022 को कोर्ट ने ऑर्डर किया 1 किलोमीटर बफर जोन होना चाहिए फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज टू एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर, कि कल को कुछ भी होता है तो जैसे यहाँ पर बहुत ये एरिया है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, राइट। फिर उसके बाहर आपने 1 किलोमीटर का एक ट्रांजिशन जोन रखा हुआ है, फिर यहाँ एरिया है जो कि लीस मतलब कम, उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन थोड़ी कम हो जाती है। तो ये एटलीस्ट एरिया जो है शॉक एब्जॉर्बर तो हो जाएगा कल को कोई भी एक्टिविटी हो तो, राइट। तो ये 1 किलोमीटर का जो बफर जोन है ना, यहाँ कोर्ट अब ये कह रहा है कि देखो कहीं पर कैसा टेरेन है, कहीं पर नेशनल पार्क कैसे हैं, कहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे है। तो अगर आप ये बोल दो कि बस 1 किलोमीटर का होना चाहिए तो आप ये यूनिफॉर्म नहीं रख सकते हो। The court has now made it clear that eco-sensitive zones cannot be uniform across the country, has to be protected area specific। जिस तरीके का एरिया, क्या पता ज़्यादा बफर जोन चाहिए रहे, क्या पता कम चाहिए रहे, क्या पता कितना चाहिए रहे,
डिफाइन कर दो कि बस 1 किलोमीटर, तो क्या पता इससे जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा भी नहीं हो, राइट। सो इसीलिए वो 1 किलोमीटर की जो बफर जोन की बात पहले करी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट नाउ मेड इट क्लियर दैट इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां पर। सो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तो इको सेंसिटिव जोन जो हैं वो क्या हैं, ये वो एरियाज हैं जो मिनिस्ट्री जो है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की नोटिफाई करती है अराउंड, जैसे कोई प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, कोई नेशनल पार्क हो गया, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। इको सेंसिटिव जोन क्या है, ये कैसा एरिया है, ये ट्रांजिशन एरिया है ना, तो बस ये ट्रांजिशन एरिया है। एंड पर्पस क्या है इन इको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर करने का, टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, सो एज टू मैनेज एंड रेगुलेट एक्टिविटीज अराउंड सच एरियाज, राइट। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एंड रही बात अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये एक ट्रांजिशन जोन होते हैं, ये भी बता दिया। ये वो जोन है जहाँ पर हाई प्रोटेक्शन और लेस प्रोटेक्शन के बीच का जो बफर जोन हो जाता है वो। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अगर प्रीलिम्स में डायरेक्टली स्टेटमेंट बन गई कि क्या ये मेंशन है इको सेंसिटिव जोन्स अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, डायरेक्टली ये वर्ड कहीं पर भी इको सेंसिटिव जोन, दिस वर्ड इज एग्जैक्टली नॉट मेंशन्ड, लेकिन हाँ अगर आप सेक्शन 325 या सेक्शन रूल 5 क्लॉज 1 ये देखोगे ऑफ दिस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एरियाज in which any industry, operations or processes or class of industries, operations or processes shall be carried out or shall not subject to certain safeguards। और रूल 5 के अंदर भी देखो, गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कैरिंग ऑन सर्टेन ऑपरेशंस और प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंसिडरेशन। तो यही हो गया ना कि उन एरियाज पे रेगुलेशन हो सकती है बेस्ड ऑन सर्टेन कंसिडरेशंस। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन है उसको यहाँ पर बनने से प्रोहिबिट किया जा सकता है। सेम क्राइटेरिया हैज़ बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर नो डेवलपमेंट जोन्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ जनरल प्रिंसिपल की, तो 10 किलोमीटर तक का रूल इज इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पर मतलब इट कैन वेरी, जैसे कि मैं बात कर ही रही हूँ, एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर जो है वो भी यूनियन गवर्नमेंट एज इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई कर सकती है। डिपेंड करता है वो किस तरीके का कॉरिडोर है, सेंसिटिव कॉरिडोर है तो बिल्कुल कर सकती है। अगर आपसे यूपीएससी ने सवाल पूछा कि क्या एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस परमिटेड हैं इन दीज एरियाज, तो बिल्कुल हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल दी एक्टिविटीज़, सब कुछ हो सकता है, लेकिन माइनिंग नहीं हो सकती। इंडस्ट्रीज़ जो पोल्यूशन कोज कर रही हैं, वही तो है ना, डेवलपमेंट के चलते हम अपने इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ की स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, राइट, फ्लोरा फना। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी इंडस्ट्री दैट क्रिएट्स पॉल्यूशन, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये सब नहीं हो सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइक सॉलिड वेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड। तो ये था आपका आर्टिकल रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पहली बार, ये देखो कितना सुंदर है, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। किसके कोलैबोरेशन में? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये इनिशिएटिव का मकसद क्या है, उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर मिलेट्स की बात कर रहे हैं। मिलेट्स 2023 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 2023 क्या होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023-24 के बजट के अंदर मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से रेफर किया गया है, राइट। अब मिलेट्स जो हैं, पहले तो मतलब इनके बारे में और इस सेंटर के बारे में जानने से पहले आपको मिलेट्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। तो मिलेट्स जो है ना, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तो ये क्या है, ये कॉमन मिलेट्स हैं। लोगों तक इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनके बारे में अवेयरनेस जो है वो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेट्स बेसिकली कोरस ग्रेन्स भी आप इनको बोलते हो, राइट। तो
अगर आपसे पूछा कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए तो याद में रखना कि मेनली तो ये खरीफ क्रॉप है, और अगर टेम्परेचर है तो 27 डिग्री से 32 डिग्री 27 टू 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए रहती है इनको, और एल्यूवियल, इंफीरियर एल्यूवियल और लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इंडिया में अगर बात करूं तो राजस्थान लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। मिलेट्स का सिग्निफिकेंस है, लेस एक्सपेंसिव है, न्यूट्रिशनली तो सुपीरियर है, हाई प्रोटीन होता है इनके अंदर, मिनरल्स, फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट। तो आपके जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, इसको हेल्प करने में बहुत काम आते हैं। दे आर रिजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज एंड वाटर एफिशिएंट, सो नो डाउट मिलेट का सिग्निफिकेंस है। अब ये जो मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर है ना, ये एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या होगा, मिलेट्स की क्योंकि हेल्दी ग्रेन है तो इसको अब प्रमोट करने के लिए कि लोग अपने डाइट के अंदर इसको लें, शोकेसिंग इट डाइटरी बेनिफिट्स, ऑफरिंग कंज्यूमर्स अ यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर विजिटर्स कैन गो, दे कैन परचेज रेडी टू ईट मिलेट्स, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल मिलेट स्टार्टअप्स, राइट। तो यहाँ पर दोज हु आर लुकिंग फॉर, आजकल सब हेल्दी और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक सेंटर इस डायरेक्शन में काम कर सकता है कि इंडिया का जो गोल है टू बिकम ग्लोबल हब फॉर मिलेट, तो उसमें ये एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर विल गो अ लॉन्ग वे। ये जो सेंटर है, इट विल नॉट ओनली प्रमोट द डाइटरी बेनिफिट्स ऑफ ये एंशियंट ग्रेन बट ऑल्सो पॉपुलराइज मिलेट, मतलब उसकी न्यूट्रिशनल पावर हाउस है, सो उसकी वैल्यू को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये इनिशिएटिव जो है, इट विल ब्रिंग विजिबिलिटी टू इंडियाज रॉबस्ट मिलेट बेस्ड स्टार्टअप कम्युनिटी, राइट, कि मिलेट एक वर्सेटाइल, एक हेल्दी ग्रेन है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो रिकॉग्नाइज हो, वो लोगों तक जाए। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा एक, आई वुड से, एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। क्या है, स्पीशीज है। तो एक स्पीशीज है दैट इज, आप देख सकते हो, सॉरी ये है येलो फीवर। ओके, तो आप इसको अपने जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ है ना, अभी अ टोटल ऑफ 117 पैसेंजर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, अभी आपको पता ही है दे अराइव्ड फ्रॉम सुडान, सुडान में जो करंटली इशू चल रहा है, सो 117 पैसेंजर्स अराइव्ड, और वो अभी करंटली दे आर क्वारंटीन। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट येलो फीवर। येलो फीवर क्या होता है? येलो फीवर इज एसोसिएटेड विद जॉन्डिस, तो इसीलिए इसका नाम आया येलो। येलो फीवर जो है 47 एंडेमिक कंट्रीज में इट अकर्स, अफ्रीका, इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका 90% जो केसेस हैं दे ईयर अकर एवरी ईयर। कहाँ पर? सब सहारन अफ्रीका में। कैसे होता है? डेंगू कैसे होता है, चिकनगुनिया कैसे होता है, जीका कैसे होता है, वैसे येलो फीवर होता है। येलो फीवर वायरस जो है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। अगर आपने वेक्टर बोर्न डिसीजेस के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया, मुझे याद है, तो इसीलिए ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो है, नाम याद में रखना, ईडीज स्पीशीज। ये वही मॉस्किटो है जो जीका, चिकनगुनिया, डेंगू वायरस जो है वो स्प्रेड करता है। इसी से ही येलो फीवर जो है इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो। पर्सन टू पर्सन ये डिसीज ट्रांसमिट नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना। अब क्या होता है, अगर देखो 2 फेजेस होते हैं इसके, या तो एक्यूट फेज, फर्स्ट फेज होगा जिसमें फीवर होगा, मसल पेन, वॉमिटिंग होगी, राइट। अगर चीज़ें और ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं वो फिर सेकेंड फेज में चला जाता है, दैट इज़ मोर टॉक्सिक फेज, राइट, जिसके अंदर हाई फीवर होगा, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड किडनी फंक्शन जो है वो खराब होगा। तो ये है इसके सिम्टम्स। कोई वैक्सीन अवेलेबल है। येलो फीवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ वैक्सीन दैट इज प्रोटेक्टिव फॉर लाइफ, ठीक है। अ सिंगल डोज ऑफ येलो फीवर वैक्सीन नोन एज 17D, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इट प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिसीज। लेकिन कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है, कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है फॉर येलो फीवर। जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट जो है दैट इज वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो रहते हैं वो हो सकते हैं, बट एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो वो नहीं है। लेकिन हाँ वही है, इट कैन बी प्रिवेंटेड, राइट, ठीक है। तो चलिए
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू डिस्कस, ये आप देख सकते हो, ये आर्टिकल है रिगार्डिंग द गैंगटिक डॉल्फिन। तो क्या है गैंगटिक डॉल्फिन, क्यों न्यूज़ में है, तो चलिए इसको कवर करते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। गैंगटिक डॉल्फिन अभी न्यूज़ में इसीलिए है, देखो गैंगटिक डॉल्फिन्स ना दे हैव अ स्पेशल वे ऑफ व्हाट आई वुड से, अभी न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज आपको फिशिंग नेट तो सबको ही पता है, गिल नेट होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फिशिंग नेट होता है दैट इज यूज्ड बाय टू कैच द फिश इन द रिवर्स। लेकिन ये नेट वेरी इट इज़ वेरी टाइटली और बहुत थिक है। कभी कभार गैंगटिक डॉल्फिन्स जो हैं, जो कि दैट लीव्स इन वही भागीरथी रिवर के पास, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डॉल्फिन्स एक्सीडेंटली दे गेट कॉट इनटू दिस नेट व्हेन दे आर व्हाइल ट्राइंग टू द स्विम, एंड ये नेट बहुत थिक है जिसकी वजह से डॉल्फिन्स जो हैं दे कैन नॉट एस्केप। अभी रिसेंटली इसीलिए ही न्यूज़ में है क्योंकि थिकली निटेड फिशिंग गिल नेट्स हैव रिसेंटली caused the death of another gangtic dolphin in the भागीरथी रिवर। आपके लिए क्या होमवर्क है, मिल गया होमवर्क, तो ये रिवर है। देखो रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप होमवर्क उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर तो मेक श्योर आप अपने होमवर्क को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो। स्पून फीडिंग सिर्फ अगर आप बोलो कि सिर्फ उसी से हो जाए तो ऐसे नहीं होगा ना, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन चलता है। तो खुद से भी अगर इंटरेस्ट है तो करा करो प्रैक्टिस, नहीं तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब चलते हैं इस आर्टिकल के ऊपर और ये डॉल्फिन के बारे में पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है एंड वन ऑफ द फ्यूअर रिवर डॉल्फिन्स दैट इज फाउंड इन द वर्ल्ड। कहाँ पर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्नाफुल संगू रिवर सिस्टम, बेसिकली नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश ये डॉल्फिन पाई जाती है। इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं, गैंजेस डॉल्फिन, राइट, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, तो ये सारे इसी डॉल्फिन के कॉमन नेम्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा प्लेटिनस गैंजेटिका, तो वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज, तो ये साइंटिफिक नेम किसका है, ये गैंगटिक डॉल्फिन का ही है। गैंगटिक डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी रिकॉग्नाइज किया गया है। ये तस्वीर देख लो, थोड़ी सी सुंदर सी तस्वीर है, ये गैंगटिक डॉल्फिन है, राइट। तो मेजरली लॉन्ग थिन स्नूड, राउंडेड बेली, स्टॉकी बॉडी, लार्ज फ्लिपर्स, एक आइडिया लग जाएगा डिस्क्रिप्शन से, एंड आईज लैक लेंस, इसीलिए ब्लाइंड डॉल्फिन बोला जाता है। इट फीड्स मेजरली ऑन फिशेस, राइट, एंड इज यूजली कहाँ पर इट इज फाउंड इन काउंटर करंट सिस्टम ऑफ द मेन रिवर चैनल। इसका एक स्पेशल फीचर जो है ना वो याद में रखना, दे हैव अ हाईली डेवलप्ड बायोसोनार सिस्टम। ये क्या है ये पता होना चाहिए आपको। गैंगटिक डॉल्फिन्स का एक स्पेशल वे है ऑफ फाइंडिंग फिश टू ईट इवन इन द वाटर, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस सिस्टम में क्या है, बेसिकली दिस बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम के अंदर दिस सिस्टम वर्क्स बाय सेंडिंग आउट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इनटू द वाटर। इट विल बाउंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो गया सो इट विल बाउंस ऑफ एंड इट विल कम बैक टू द डॉल्फिन्स ईयर्स। तो इससे डॉल्फिन जो है उन इको से यूज करके डॉल्फिन फाइंड्स फिगर आउट्स कि वेयर द फिश इज, हाउ फार दे आर। सो ये तरीका है जिसको बोला जाता है बायोसोनार सिस्टम दैट हेल्प्स द डॉल्फिन्स to hunt for fish even in the murky waters. Dolphins cannot breathe in the water, इसीलिए they come to the surface every 30 to 120 seconds. Dolphins क्योंकि because of the sound it produces when breathing, इसीलिए animal is popularly referred to as susu as well. IUCN status बहुत important है, ध्यान में रखना, endangered है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन स्टेटस। चलिए अब पढ़ते हैं युवा टूरिज्म क्लब की तरफ। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने हैव अंडरटेकन अ स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ 100 एपिसोड्स ऑफ मन की बात, 100 डेज ऑफ एक्शन थ्रू युवा टूरिज्म क्लब। तो क्या है, बहुत ही सिंपल है, लेट मी टेल यू। टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास एक स्पेशल सा आइडिया आया है जिसके अंदर वो क्या करेंगे ना, टूरिज्म को इंडिया में प्रमोट करना है। कैसे करेंगे, दे वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रोग्राम कॉल्ड मन की बात, जिसमें 100 एपिसोड्स होंगे। इन एपिसोड्स के अंदर लाइक पीपल विल टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, जिनको घूमना अच्छा लगता है, विजिटिंग द डिफरेंट प्लेसेस, सो दे विल शेयर, राइट। आप कहीं घूमने गए, आपने बताया कि वो जगह बहुत अच्छी है, वहाँ ज़रूर जाना,
तो ऑब्वियसली टूरिज्म पोटेंशियल जो है तो इट विल मेक टूरिज्म बेटर इन इंडिया, नो. सो सिमिलर इज द केस है व्हेन वन इज शेयरिंग द थॉट्स एंड आइडियाज हाउ टू मेक टूरिज्म बेटर, हाउ टू मेक इट मोर एंजॉयबल फॉर एवरीवन, तो यहाँ से ही आता है. In addition to this, ministry has created a special group that is युवा टूरिज्म क्लब. ये क्लब क्या है? दिस इज फॉर यंग पीपल. यंग है ना, युवा, यंग लोगों के लिए जिनको घूमना बहुत अच्छा लगता है, who are interested in promoting tourism in India. They will work together, they will come up, नए नए आइडियाज़ होंगे उनके पास, नए नए प्लान्स होंगे कि कैसे टूरिज़्म को इंडिया में और बेटर बनाया जा सकता है, जिससे फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करोगे कि घूमो भैया, देश घूमो, बहुत सुंदर है, बहुत सी चीज़ें हैं देखने को, विजिट डिफरेंट पार्ट्स, राइट. तो मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 30,000 युवा टूरिज्म क्लब्स टिल 1st of May 2023 टू नर्चर एंड डेवलप यंग एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म. वही तो बता रही हूँ, विजन यही तो है, यही तो चाहते हैं. दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड लाइक 30,000 युवा टूरिज्म क्लब्स टिल 1st of May. एंड विजन क्या है? टू डेवलप द यंग एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म हु वुड बिकम अवेयर ऑफ टूरिज्म पॉसिबिलिटीज इन इंडिया. हमारा जो रिच हेल्ड कल्चर है, दे विल अप्रिशिएट एंड डेवलप एन इंटरेस्ट एंड पैशन फॉर टूरिज्म. ये जो यंग एम्बेसडर्स हैं, दे विल बी अ कैटालिस्ट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए. ये जो युवा टूरिज्म क्लब्स हैं, ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर दे विल बी एस्टेब्लिश इन कनेक्शन विद आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस. Tourism Ministry also proposed to increase the number of Yuva tourism to 50,000 in the next 100 days, right? So, अब आज समझ लीडरशिप के साथ साथ सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट. तो ये है पॉइंट. चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. अगला आर्टिकल जो है दैट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रे डॉग्स अटैक्स और पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सिंपल सा बताती हूँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेस्ट मैनेजमेंट बढ़ रहा, वेस्ट बढ़ रहा है, मैनेज तो नहीं हो पा रहा है. पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चलते आप क्या होता है, फार ऑफ सिटीज़ में, पेरिफेरीज में वेस्ट डंप होता है और वहीं आसपास होते हैं स्लम्स, और वहीं पर यू विल सी जो डॉग्स हैं दे फीड ऑन दीज बेसिकली द फूड, द वेस्ट फूड. और जो मेजर जो आपने देखा हो स्ट्रीट डॉग अटैक्स, जो डॉग बाइट्स हैं, वो इन्हीं अर्बन स्लम्स एरियाज के पास हैं. तो कहने का मतलब यही हो गया, पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लिंक है स्ट्रीट डॉग अटैक्स के साथ. अगर आप ये देखो तो इंडियन होम्स ऑन एवरेज ऑल्सो जनरेट लाइक 50 kg ऑफ फूड वेस्ट पर पर्सन इन 2019. और ये जो वेस्ट फूड है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द वन हु आर हंगर स्ट्रिकन, जो फ्री रोमिंग डॉग्स हैं, राइट, एंड दैट मूव टुवर्ड्स डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द सिटी. सो ये जो खाना है, इट सर्व्स एज अ फूड फॉर हंगर स्ट्रिकन फ्री रेंजिंग डॉग्स इन अर्बन एरियाज हु स्क्वैंच फॉर फूड अराउंड दी गार्बेज डंपिंग साइट. जैसे कि मैंने आपको बताया, डंपिंग साइट्स बन जाते हैं लैंडफिल्स और गार्बेज डंप्स, राइट. ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, बट क्योंकि हमने देखा है, मतलब ये नंबर्स की सबसे ज़्यादा डॉग बाइट्स वहीं हो रहे हैं, सो दिस इज इन्फर्ड. बट एविडेंस टू शो दैट म्यूनसिपल वेस्ट एंड इट्स मिसमैनेजमेंट डायरेक्टली, अगर मैं बोलूँ कि एविडेंस है कि हाँ म्यूनसिपल वेस्ट और उसके मिसमैनेजमेंट से ही डॉग बाइट ज़्यादा हो रही है, सो देयर इज़ नो एविडेंस एज सच. लेकिन हाँ, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में अभी कुछ दिनों पहले बात भी करी थी, ये स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं. इनएफिशिएंट रेस्क्यू सेंटर्स हैं, और उसके साथ तो और भी ऐड कर दो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली डॉग्स हैव दैट फूड टू ईट, राइट. तो इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंट अटैक्स जो हैं वो हो रहे हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखो, इंडिया अकाउंट्स फॉर रफली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 12% ऑफ द ग्लोबल म्यूनसिपल वेस्ट जनरेशन. इंडिया जनरेट 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट ईच ईयर. इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है. अराउंड 43 मिलियन टन्स आर कलेक्टेड, जिसमें से 12 मिलियन टन ट्रीट होता है और 31 मिलियन टन्स आर डम्प्ड इनटू द लैंडफिल साइट्स. हमारा जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वैसे वैसे जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो भी बदलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अर्बन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन बढ़ा है टू 165 मिलियन टन्स इन 2030. अर्बनाइजेशन इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? वही बता रहे हैं ना कि लैंडफिल्स और डंपिंग साइट जो हैं वो इंडिया के पेरिफेरीज में हैं. जैसे कि आप देखो, इन 2021 300 पीपल लिविंग इन पुणेज शिवनेरी नगर स्लम कंप्लेंड ऑफ स्ट्रे डॉग बाइट्स इन द एरिया. तो कहने की बात ये है कि आप जो आपका वेस्ट जनरेट होता है वो टू द पेरिफेरी होता है, वहाँ पर स्लम्स हैं, स्लम एरियाज हैं, वहीं पर डॉग बाइट ज़्यादा है. सो दिस इज इन्फर्ड.
नंबर ऑफ डॉग बाइट्स 2012 से 2022 में डबल हो चुके हैं। इंडिया में मतलब हाईएस्ट रेबीज बर्डन इन द वर्ल्ड है, जिसमें इट इज़ अकाउंटिंग फॉर लाइक a third of global death caused due to this rabies. तो thus एक study conducted that 10 Indian metro cities have a strong link between human population, फिर food waste generation and stray dogs in the cities. इंडिया कैसे मैनेज करे इस प्रॉब्लम को? अनप्लैंड और अनरेगुलेटेड अर्बन डेवलपमेंट है, वो नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल, इसी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करना रहेगा, जहाँ पर म्यूनिसिपल बॉडीज जो हैं दे शुड ट्रैप, दे शुड स्टेरिलाइज एंड दे शुड रिलीज डॉग्स टू स्लो डाउन द डॉग पॉपुलेशन। रेबीज कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन बहुत लो है क्योंकि अवेयरनेस कम है अबाउट द हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ द डॉग बाइट्स, राइट। एंड एक स्ट्रॉन्ग नेशनल पॉलिसी अगर आएगी तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन जो है इट कैन बी मैनेज। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब लिंक किया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है या सॉलिड वेस्ट जनरेशन को डॉग बाइट्स के साथ, राइट। सो ऐसे आर्टिकल ज़रूर पढ़ा करो और ये आपको ज़रूर आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूर इससे डेवलप होती है। सो मेक श्योर दैट यू रीड दीज आर्टिकल्स, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। सो डोंट फॉरगेट, क्या भूलना नहीं है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस।